टर्गन साहब को हिंदी पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी तो सवाल यह है कि क्या आज के अंग्रेजी जहां पर डोमिनेंस है उसमें हिंदी की कितनी जगह है। आप लोग को आश्चर्य होगा जान करके जो टीवी चैनल्स हैं, एक इसके उदाहरण से आप छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं। हर हफ्ते एक टैम नाम की एजेंसी है जो रेटिंग्स देती है कि कौन से टीवी चैनल को कितने % लोग देख रहे हैं, व्हाट इज द मार्केट शेयर फॉर अ इंग्लिश चैनल और अ हिंदी चैनल। आउट ऑफ 100 लोग जो टीवी देखते हैं उनमें हिंदी देखने वाले, हिंदी न्यूज देखने वाले 94% हैं और सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी की न्यूज देखते हैं। जो हिंदी के न्यूज चैनल्स हैं उनमें 22%, 23% होता है और इंग्लिश के चैनल्स का 0.9%, 0.8% मार्केट शेयर होता है। हिंदी को समझने वाले, हिंदी को बोलने वाले और हिंदी से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या इस देश में बहुत बड़ी है और मीडिया का कमाल सिर्फ इसी में होता है कि आप कितने लोगों को पहुंच सकते हैं, कितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, कितने लोग आपकी बात को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और उस पर असर डाल सकते हैं। इसीलिए जो लोग हिंदी में जर्नलिज्म करना चाहते हैं, हिंदी में अपनी बात लोगों तक कहना चाहते हैं, दे विल रीच मासेस। जो लोग अंग्रेजी में अपना जर्नलिज्म करना चाहते हैं, अंग्रेजी में मीडिया का काम करना चाहते हैं, दे विल रीच क्लासेस, दे विल रीच दी लिमिटेड नंबर बट दे विल रीच दी ओपिनियन मेकर्स। The other question is from one of the students of Masters of Journalism. जनता का ये आरोप है कि एंटरटेनमेंट और भूत प्रेत की कहानियों में आज मीडिया चैनल्स का सही जर्नलिज्म क्या कहीं खो गया है? आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको अपने उदाहरण से समझा सकता हूं। जब 5 साल पहले हमने इंडिया टीवी शुरू किया था तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं आइडियल, आदर्श न्यूज चैनल था। इसमें रूरल डेवलपमेंट के लिए जगह थी, एजुकेशन के लिए जगह थी, चाइल्ड वेलफेयर के लिए जगह थी। हमने मेनका गांधी को एनिमल वेलफेयर के लिए प्रोग्राम करने को कहा था, मधु किश्वर को विमेन वेलफेयर पर प्रोग्राम करने के लिए कहा था। 3 साल तक हमने पूरा स्ट्रगल करके, संघर्ष करके चैनल को चलाया। अब उसमें ईमानदारी से खबर देने के अलावा दूसरा कुछ नहीं था। इट डिड नॉट वर्क। इंडिया टीवी 7-8 चैनल की रेस में नंबर 7, नंबर 8 पर रहता था। हमारे जो रिसोर्सेज थे, जो हमने बैंक से लोन लिए थे, वो खत्म होने लगे थे। हमारी हिम्मत टूटने लगी थी। जो मेरे साथी काम करते हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि हम इतनी ईमानदारी से जर्नलिज्म करते हैं, इतनी ईमानदारी से हम इस तरह की खबरें दिखाते हैं, लेकिन उनको देखने वाले नहीं है। फिर एक दिन ऐसा आया कि हमने सोचा कि अब सवाल सर्वाइवल का है, अस्तित्व का है। अगर टिक पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे तो ही शायद समाज के सामने कोई आदर्श पेश कर पाएंगे। तो मैंने अपने कुलीग से पूछा कि आप लोग क्या इसको एक चैलेंज देने के लिए तैयार हैं? मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम जिसको रेटिंग्स मिलती है, टीआरपी आप जिसको कहते हैं, वो कौन सा शो है? तो उन्होंने कहा कि साहब ये शो का नाम है काल कपाल महाकाल। कहां आता है? जी न्यूज पर। हमने कहा नोट करिए। दूसरा शो सबसे ज्यादा जिसकी रेटिंग आती है क्या है? बताया कि एक भूत प्रेत का शो है जिसका नाम है खौफ। कहां आता है? आज तक पर सबसे ज्यादा रेटिंग है। नंबर 3 स्टार न्यूज पर प्रोग्राम आता है क्राइम का सनसनी। ये इस तरह के प्रोग्राम थे जिनको लोग देखते थे, जिनकी रेटिंग थी, टीआरपी थी, जिनकी वजह से वो चैनल बड़े थे। हमने तय किया कि हम इंडिया टीवी को 2 हिस्सों में बांटेंगे। हर आधा घंटा हम न्यूज दिखाएंगे और बाकी आधा घंटा हम ये रेटिंग। उन्होंने हमें कहा कि एक चैनल तो एक शो करते हैं, हम तंत्र पर भी शो करेंगे, भूत पर भी करेंगे, हम सांप भी दिखाएंगे, हम उड़ती हुई कार भी दिखाएंगे और हम राखी सावंत भी दिखाएंगे। नतीजा यह हुआ कि वो 2 साल में इंडिया टीवी नंबर 7 से नंबर 1 बन गया। ज्यादा लोग देखने लगे। लेकिन फिर यह लगा कि अब हमने ये रास्ता पहुंच गए, ये अचीव कर लिया, अब कुछ और करना चाहिए। पिछले साल भर से हमने अपनी नीति बदली और इस तरह की जितनी चीजें थी, क्योंकि ये भूत प्रेत या सांप या इस तरह की चीजें हैं,
इन सबको हमने डाइल्यूट किया। अब इस तरह की चीजें नहीं दिखाई जाती हैं और वो ट्रेंड बदला। बाकी चैनल्स ने भी यही काम करना शुरू किया। मैं कह सकता हूं कि पिछले 6-8 महीने में सिर्फ इंडिया टीवी नहीं, बाकी न्यूज चैनल्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और रिस्पॉन्सिबल तरीके से न्यूज दिखा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो एक पब्लिक इंप्रेशन था वो अब धीरे धीरे बदल रहा है और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ में न्यूज दिखाई जा रही है। लेकिन एक फेज था जब सर्वाइवल के लिए, जब रेटिंग्स के लिए, जब जिसे कह सकते हैं बिजनेस के लिए ये सब करना पड़ा था। दिस आई एडमिट। और ये चीज बदली है, ये चेंज हुई है। और ये चेंज हुई है सिर्फ इसलिए कि आपके जैसे लोगों ने एक प्रेशर बनाया मीडिया पर, जिसका नतीजा ही सामने आया। ये अगला सवाल पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, एक स्टूडेंट का है जिसने नाम नहीं लिखा या किसने लिखा है, पेरेंट हो सकते हैं। डॉक्टर अशोक के चौहान ने देश में शिक्षा के लिए इतना कुछ किया, आपको नहीं लगता कि क्या उन्हें आप एक दिन कटघरे में बुलाएं और प्रोफेसर दरगुन को जज बनाएं? एक कटघरे में तो उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने कुछ गड़बड़ की होती है, इन्होंने अच्छा काम किया है, तो इन पर क्या इल्जाम लगेंगे और इनसे क्या सवाल पूछेंगे? आज से आने वाले 5 साल में मीडिया कहां होगा, आपकी चैनल कहां होगी, और आपकी जो चैनल इस समय बदली हो रही है, जैसे आपने कहा कि क्या आप क्रेडिबल जर्नलिज्म की तरफ ज्यादा झुकेंगे? देखिए, जो जर्नलिज्म है, मीडिया है, ये विश्वास का खेल है। पब्लिक आपको ट्रस्ट करती है या नहीं करती, इस पर आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी ताकत डिपेंड करती है। तो किसी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मीडिया हैज टू बी क्रेडिबल, मीडिया हैज टू बी ट्रस्टेड बाय पीपल। जनता का विश्वास, जनता का यकीन इसमें होना चाहिए। जिस पर लोग ज्यादा विश्वास करेंगे, तो हमारे लिए भी यही रास्ता है। और 5 साल में कहां जाएगा? 5 साल में मेरी तो इच्छा यह है कि हम एक नहीं 5 चैनल खड़े करें, 5 से ज्यादा चैनल खड़े करें, ऐसे चैनल खड़े करें जिनके प्रति लोगों के मन में विश्वास हो, जिसका विश्वास करें, और ऐसे चैनल खड़े जिसमें आपके जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको काम करने का मौका मिल सके। आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछा है किसी ने कि आपको इतने साल हो गए मीडिया में, वर यू एवर प्रेशराइज और थ्रेटन बाय एनी पॉलिटिशियन और एनी अदर पावरफुल पीपल? डायरेक्ट क्वेश्चन देवा। मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा जान करके, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे धमकी देने की। यह आदमी के अपने व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप डरने को तैयार होंगे तो जमाना आपको डराएगा, सरकार आपको डराएगी, मंत्री आपको डराएंगे। लेकिन जब वो जानते हैं कि यह आदमी डरेगा नहीं, इसके साथ जनता है, इसके साथ पब्लिक का सपोर्ट है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती। शायद इसीलिए आज तक किसने डराया नहीं। What is the importance of advertising and marketing management in the field of media today, and particularly when the media is expanding so fast? What is the importance of advertising and marketing management in the field of media today? बहुत है। देखिए, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के दम पर ही तो मीडिया चलता है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, चाहे वो टीवी चैनल्स हो। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग बहुत की है। और अब जमाना यह आ गया कि लोग एडवर्टाइजिंग को, मार्केटिंग को भी एज ए मिशन लेते हैं। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एडवर्टाइजिंग में जो कुछ दिखाया जाए वो भी ईमानदारी से दिखाया जाए। आप बड़ी से बड़ी बात कह दें, कम से कम शब्दों में कह दें, ये चैलेंज एडवर्टाइजर्स के लिए, मार्केटिंग के लोगों के लिए होता है। और मुझे लगता है कि इस फील्ड में भी एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और इंटरनेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटीज आपको इंडिया में मिलेंगी। आपसे एक डायरेक्ट सवाल है, पूछते हैं कि हैव यू एवर फेल्ट अनकंफर्टेबल while interviewing some celebrities and asking them uncomfortable questions, and if so, how do you handle the stress later? अनकंफर्टेबल तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब आपकी अदालत का शो शुरू होने वाला होता है, उसके 5-10 सेकंड पहले तक मेरी हालत बहुत खराब होती है, मैं बहुत नर्वस होता हूं। और 17 साल हो गए मुझे ये शो करते हुए, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि शायद कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आज शायद सामने वाला मुझे ऐसे जवाब दे देगा कि मैं निरुत्तर हो जाऊंगा। लेकिन जब वो शुरू होता है तो मुझे मालूम नहीं क्या हो जाता है। जब ये कहा जाता है कि लाइट्स ऑन, कैमरा रेडी, टेप इज रोलिंग, 5 seconds टू गो, एंड देन आई गेट अ डायरेक्टर्स सेइंग गो, उसके बाद क्या होता है, मुझे सच में
पता नहीं रहता कि कब मैंने सवाल पूछा, कब जवाब आ गया, क्या हुआ। अनकंफर्टेबल होता है जब ये राखी सावंत जैसे लोग इस तरह के कुछ कमेंट करते हैं कि आप हैंडसम लग रहे हैं, या तो थोड़ा सा अजीब लगता है, जवाब देना मुश्किल होता है। बट बाय एंड लार्ज मुझे आई रियली एंजॉय दिस शो। और जब ये बात हो रही थी तो दरगल साहब ने कहा कि पैशनेट, दिस इज द शो आई एम पैशनेट अबाउट, दिस इज द शो आई एम रियली मैड अबाउट। और इसलिए मैड हूं, इसलिए पैशनेट हूं क्योंकि इसमें पब्लिक की बहुत सपोर्ट मिली है। 17 साल से लोगों ने एक शो को सपोर्ट किया है और उस ताकत की वजह से कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं हुआ। Sting operations have become the order of the day and are synonymous with India TV. Where are those brilliant journalists contributing to the society today? Are they only interested, or is the saying, is good journalism bad business? Good journalism is good business. There is no doubt about it. Sting operations, my opinion is, they should be used in the rare of the rarest situations. Sting operations should not become order of the day. For everything, anything, for small thing to expose, one should not do sting operations. जहां ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आपको किसी को एक्सपोज करने के जो नॉर्मल तरीके हैं वो कामयाब ना हो, तब आपको स्टिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, रेयरली यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वेपन है विच कैन गो आइदर वे। ये आग की तरह है, आग से आप खाना भी पका सकते हैं, आग से आप अपना घर भी जला सकते हैं। तो स्टिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल पकाने के लिए करना चाहिए, जलाने के लिए नहीं। Have you ever received any legal notice for exposing somebody or have had to face court cases? नहीं, मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि इसने लीगल नोटिस नहीं भेजे। नॉर्मली आपकी अदालत जैसे शो के लिए तो कभी किसी ने नहीं कहा, यहां तो जो तकरार होती है वो वहीं स्टेज पर ही हो जाती है। कभी कभी ऐसे लगता है, मैं पिछले 5 साल से आपका चैनल देख रहा हूं, कभी मिस नहीं किया, ब्रेकिंग न्यूज व्हाटएवर। इंडिया टीवी लगता है कुछ मुझे कि अपने रास्ते से कुछ भटक गया। क्या आप वापस सही रास्ते पे आएंगे, और आएंगे तो कब? इसका मैं जवाब काफी डिटेल में दे चुका हूं। भटके नहीं थे, एक रास्ता था, मजबूरी थी, अब वो रास्ता छोड़ दिया है, आप शायद उस रास्ते पर हैं। आपने मुझे लगता है कि पिछले 6-8 महीने से नहीं देखा होगा, दोबारा देखिए, आप शायद आप अपनी ओपिनियन चेंज करें। लेकिन इसके बाद भी अगर आपकी राय यही है, प्लीज राइट टू मी। मैं हमेशा ओपन हूं फॉर एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, फॉर एनी काइंड ऑफ सजेशंस। मैं ये मानता हूं कि जो मेरा व्यूअर है वो भगवान है, वो गॉड है, ही इज द अल्टीमेट। आई डोंट डिसाइड, लेट द व्यूअर डिसाइड व्हाट दे लाइक। सो एनी ऑफ यू इज always most welcome to be critical, to be bitter, and to say the worst thing that you want to say, because I will learn from them. They are for my betterment. एक बड़ा अच्छा सवाल आया है। I have read somewhere that one requires 7 years of journalistic experience to get a job in your channel. If everyone is working with experienced people, then where will we freshers go? अगर आप कभी इंडिया टीवी के ऑफिस में आएंगे तो यह गलतफहमी दूर हो जाएगी। मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स के साथ, नए लोगों के साथ काम किया जाए, उनको ट्रेन करके, उनको मोल्ड करके अपने लिहाज से ढाला जा सकता है। आई डोंट थिंक एक्सपीरियंस इज समथिंग विच इज ये कोई मैं अपने लोगों से जो जिनके साथ काम करता हूं उनके साथ ये कहता हूं कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो आप प्रमोट होते जाएंगे। इस प्रोफेशन में अगर आपको प्रमोट होना है तो आपको अपने टैलेंट के दम पर प्रमोट होना है। जब मैं 1985 में एक मैगजीन का, नेशनल मैगजीन थी ऑनलुकर, जिसका एडिटर बना था, I had only 3 years of experience in journalism. 1982 I started as a trainee reporter. Next year I became a correspondent. Next year I became chief of bureau. And in the 3rd year I got an opportunity to become the editor and shifted to Mumbai. किस लिए? पैशन से, जुनून से, पागलपन से काम किया था। और मैं दावे से कह सकता हूं, सिर्फ इंडिया टीवी नहीं, इस पूरे प्रोफेशन में आप में से जो लोग, जिनके भीतर एक्सेलेंस होगा, जो लोग परफॉर्म कर सकेंगे, जिनके भीतर एक जुनून होगा, एक पागलपन होगा कुछ अच्छा करने का, उनके लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज है। एक्सपीरियंस
डज नॉट काउंट। एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द मेनी थिंग्स। एक्सपीरियंस से आप जगह ले सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस से आप सफल नहीं हो सकते, एक्सपीरियंस से आप बड़े नहीं बन सकते। ये एक सवाल आया है एमबीए रूरल मैनेजमेंट से, बिकॉज कुछ छात्र हमारे पास एमबीए रूरल मैनेजमेंट भी है, और बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने। गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है। इंडिया टीवी पे मुझे कभी नजर नहीं आया कि आपने कोई डेवलपमेंट इश्यूज गांव की तरफ दिखाई हो। क्या आपके पास कुछ ऐसी प्लान है जिसके अंदर की रूरल एरियाज को भी कवर किया जाए डेवलपमेंट इश्यूज की ओर? मैंने आपको बताया तो था जब डेवलपमेंट इशू किए थे रूरल डेवलपमेंट, तो हमारा क्या हाल हुआ था। लेकिन वक्त बदल रहा है। बदलते जमाने के साथ में जो हमारे गांव हैं उनकी खबरें अब लोगों तक पहुंच रही हैं। बदलते जमाने के साथ आज आप जब गांव में जाते हैं तो आपको मोबाइल फोन मिलेगा, जब आप गांव में जाएंगे तो वहां पर आपको टीवी मिलेगा, डीटीएच मिलेगा, बड़ी कारें मिलेंगी। परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे, और जैसे जैसे गांव आप इस सेंट्रल थीम का पार्ट बनते जाएंगे, जैसे जैसे गांव कम्युनिकेशन के व्हीकल्स बनते जाएंगे, वैसे वैसे उनके बारे में जो न्यूज है वो भी ज्यादा आएगी। अब कोई एक्सपेक्ट करे कि कृषि दर्शन जैसा प्रोग्राम दिखाएं जिसमें ये बताएं कि लोगों को कि कौन सा केमिकल छिड़काव करना चाहिए, खाद कौन सी डालनी चाहिए, वो तो संभव नहीं है। लेकिन गांव में किस तरह का विकास हो रहा है, गांव के लोगों की समस्या क्या है, मैं आपको एक ताजा उदाहरण दे सकता हूं। ये जो खाप की आपने प्रॉब्लम अखबारों में पढ़ा होगा, कैसे लड़के लड़की एक ही गोत्र के अगर शादी कर लेते हैं, कैसे गांव वाले उन्हें सजा देते हैं। इट इज अ कंप्लीटली रूरल इशू। इसको बहुत न्यूज़पेपर्स ने और टीवी चैनल देखा है। इट हैज रियली बिकम ए इशू। मेरा आखिरी सवाल, इस समय मेरे पास इतने सवाल हैं लेकिन समय के अभाव से सब सवालों को हम नहीं पूछ सकते। एक आखिरी सवाल मैंने जो चुना है वो उन्होंने कहा कि प्लीज नेम वन सेलिब्रिटी whom you enjoyed interviewing the most and one celebrity who you would like to interview on your आपकी अदालत। एक तो कहना मुश्किल है, अब बहुत सारे, अब 17 साल में बहुत सारे लोग आए। 2-3 मैं आपको उदाहरण बताता हूं और क्यों मुझे पसंद है वो भी। बाल ठाकरे, ये कोई 13 साल पहले की बात है, जब उनका मुंबई में बहुत टेरर था, बहुत लोग घबराते थे। जब उनको आपकी अदालत में बुलाया तो मुझे बहुत लोगों ने वार्न किया था कि आप जरा संभल के सवाल पूछना, शिव सैनिक आपके हाथ पांव तोड़ देंगे, पिटाई कर देंगे। तो उस शो के लिए बहुत तैयारी की थी, लेकिन कभी कभी जो जवाब देने वाला होता है वो शो को कैसे बड़ा बना देता है। मैंने बहुत तैयारी से उनसे पहला सवाल पूछा, बाला साहब सुना है मुंबई आपके नाम से कांपती है। तो मैंने सोचा वो कहेंगे नहीं कांपती है, तो मैं उनको 10 उदाहरण दूंगा कांपने के। तो जब मैंने पूछा कि बाला साहब सुना है मुंबई आपके नाम से कांपती है, तो उन्होंने कहा कांपना ही चाहिए, मुझे नहीं कांपेगी क्या आपको कांपेगी। जब आदमी इस तरह के जवाब देता है, ही रियली मेड द शो। उनको मैंने पूछा कि साहब एक जमाने में आपकी दिलीप कुमार से बहुत दोस्ती थी। बोले हाँ, वो दिलीप कुमार मेरे घर पे आते थे, हम दोनों छत पे बैठते थे, बियर पीते थे, चने खाते थे। अब चने भी हैं और बियर भी है, लेकिन वो गायब हो गया। वो इतने फ्रैंक और पैशनेट थे अपनी सवालों के जवाब देने में। मैंने उनको पूछा कि बाला साहब जब राम मंदिर की आप बात करते हैं, लोगों का खून बहता है, तो क्या इससे भगवान राम खुश होंगे? तो उन्होंने कहा भगवान राम का पता नहीं, मैं जरूर खुश होऊंगा। इस तरह के जब लोग जवाब देते हैं, दे रियली मेक द शो। और मैं जब पाकिस्तान में गया तो वहां सबसे ज्यादा अगर लोगों ने किसी शो को देखा था वो बाल ठाकरे की शो को देखा था। एक दूसरे किस्म के लोग होते हैं जिनमें विट कमाल का होता है। शाहरुख खान सुपर विट। फिल्म एक्टर्स में कम ऐसा होता है कि लोग उतने विट से उतनी ऐसे जवाब दें। नॉर्मली फिल्म एक्टर्स कहते हैं सर बता दीजिए सर, क्वेश्चन 1-2 सर पहले सर तैयारी कर लेंगे सर डायलॉग लिखवा लेंगे सर। ये नॉर्मली फिल्म की इंडस्ट्री के लोग कहते हैं। लेकिन मेरा रिजॉल्व रहता है कि अगर आपको पहले एडवांस सवाल चाहिए तो फिर आप कहीं और इंटरव्यू जाइए, यहां नहीं। शाहरुख खान ने बिल्कुल नहीं पूछा कि उनको कोई सवाल बता दें। शाहरुख खान आए, ये करीब 10-12 साल पहले की बात है। इतने बड़े वो स्टार नहीं थे जितने बाद में बने।
तो ऑडियंस में किसी ने उनको सवाल पूछा, एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, ऑडियंस में किसी ने सवाल पूछा कि शाहरुख साहब ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 कौन है? तो इसे मैं हूं ना, क्या बात कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा कि देखिए साहब, मैं तो समझता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को नंबर 1 माना जाता है, तो इसे वो कौन है? तो लोगों ने बहुत तालियां बजाई। तो मैंने कहा देखिए शाहरुख, हमारे शास्त्रों में कहा गया है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धर्माप्नोति धना धर्मम तथा सुखम। ही लुक्ड एट मी, थैंक यू, सेम टू यू। मैं उनको ट्रांसलेट करके बताता आदमी को विनम्र होना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में क्या है, उसके पहले उन्होंने वे श्लोक सुना और कहा थैंक यू, सेम टू यू। तो ये विट रेयरली लोगों में होता है, विच ही हैज, और तब से लेके आज तक। आमिर खान इज अनदर एग्जाम्पल। रिसेंटली उनके साथ शो किया था 3 इडियट्स के बाद। उन्होंने कहा कि मैंने कहा साहब ये लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल इडियट हैं। इससे नहीं साहब, मैं बिल्कुल पागल आदमी हूं। तो अपने बारे में इतनी बड़ी बातें कहना, अपने ऊपर इतना हंसना, ये रेयर होता है। एक और पर्सनैलिटी है जिसके बारे में मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। उनके जैसे बड़े आदमी जिसका इतना पब्लिक लाइफ में अनुभव हो, उनको शो में बुलाना ये बड़ा चैलेंज था। वो आए और उनसे सवाल पूछने में बहुत मुझे डर था कि कैसे रेस्पेक्टफुली मैं उनसे सवाल पूछूं। बहुत तैयारी की थी। ये उस वक्त की बात है, आपने शायद बहुत लोगों को नहीं जानकारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की गुजरात में। शंकर सिंह वाघेला उनके लीडर थे, आज कांग्रेस में हैं। वो इनकी पार्टी के लीडर रहते हुए करीब 35 एमएलए को हवाई जहाज में बिठा करके किसी दूसरे स्टेट में खजुराहो में ले गए थे। तो ये बड़ा बीजेपी जैसी पार्टी के लिए मॉरल सवाल था कि साहब आप कहते हैं। तो मैंने अटल जी से पूछा, मैंने कहा अटल जी आप कहते हैं कि आपकी पार्टी, उन्होंने एक सवाल के जवाब में कह रहे थे हमारी पार्टी अलग तरह की पार्टी है, आदर्शों की पार्टी है, हमारी पार्टी मूल्यों की पार्टी है। तो मैंने कहा साहब आपकी पार्टी के आदर्श भी देखे, आपकी पार्टी के मूल्य भी देखे। आपकी पार्टी के नेता एमएलए को पैसे खिला के हवाई जहाज में बिठा के दूसरे स्टेट में ले गए। किसी के लिए भी उस सवाल का जवाब देना मुश्किल था। उन्होंने कहा कभी कभी दुर्घटना में जवान मौत हो जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि कोई मां अपने बेटे को जवान देखना नहीं चाहती। गुजरात में जो हुआ वो एक दुर्घटना थी, हम कोशिश करेंगे ऐसी दुर्घटना आगे ना हो। उन्होंने मुझे बिल्कुल निरुत्तर कर दिया, कोई जवाब नहीं था। और यह जवाब ऐसा था जो अब सवाल पूछने वाले के रोंगटे खड़े करते। लेकिन उन्होंने लाइटर मोमेंट भी थे। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए आपके इस चेहरे की लाली का राज क्या है? तो उन्होंने कहा ये वो राज है जो जनता के सामने नहीं बताया जा सकता। तो इस तरह की भी पर्सनैलिटीज होती है जिनमें दोनों तरह के फैक्ट्स होते हैं। और जब ऑल टाइम फेवरेट शो की बात कर रहे हैं, मैं आपको फ्रेंकली कहता हूं कि राखी सावंत इज वन ऑफ देम। एक साधारण परिवार से आई हुई लड़की जिसकी कोई बहुत बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पीछे कोई गॉडफादर नहीं है, कितने हाजिर जवाब वो लड़की है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और जब भी मैं उसको डिफिकल्ट सवाल पूछता हूं तो वो फिर मेरी तरफ कहती है सर मैं आपकी फैन हूं ना सर आप क्यों पूछ रहे हैं सर, आप मुझसे सर छोड़ दीजिए सर। शी इज वेरी क्लेवर, शी नोज हाउ टू गेट आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये 2-4 शोज हैं जो मुझे याद आते हैं पिछले 17 साल में। बहुत सारे ऐसे शोज हैं। इमरान खान जो पाकिस्तान के क्रिकेट के कैप्टन थे, उनका भी मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। वो जब पॉलिटिक्स में उतरे थे उसके पहले उनको मैंने पूछा कि इमरान साहब ये बताइए कि जब 120 माइल की स्पीड से गेंद आपकी तरफ आती है तो आपको डर लगता है? तो उन्होंने कहा नहीं। इमरान खान उस समय पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और बहुत फियर्स, पूरी दुनिया में उनका दबदबा था। तो मैंने पूछा कि जब आपके पास 120 की स्पीड से गेंद आती है तो बोले नहीं मुझे डर नहीं लगता। मैंने कहा कोई बैट्समैन आपकी बॉल पर छक्के मारता है तो आपको डर लगता है? इसे नहीं डर नहीं लगता। बिल्कुल नहीं साहब। मैंने कहा बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आप पर नाराज होती हैं तो आप करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जी। फिर मैंने पूछा कि मैंने सुना है कि छिपकली आप देख लेते हैं तो बहुत डर लगते हैं। तो उन्होंने एकदम आंख नीचे की, मुंह लाल हो गया, बोले तो किस तरह पता जी? तो these are some moments which I remember. These are some of the shows which really passionate, not because of me,
but because of the personalities who came onto this, and I really use this occasion. आज आपके सामने मैं उन सारे लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार करना चाहता हूं जो इस शो में आए। आपसे एक आखिरी सवाल जो कि किसी ने पूछा है, हु इज योर आइडियल? आज के जमाने में आप पूछिए मुझसे किसको मैं आदर्श मानता हूं, हु इज माई आइडियल? आई रियली डोंट हैव वन. आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट. आई रियली वांट टू हैव समबडी आई कैन लुक अप टू. द ओनली पर्सन हु I have my idol is my father, who is no more now. He died few years ago at the age of 97. उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई थी, हर चीज सिखाई थी, और एक चीज आज है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं. मैंने उन्हें कहा था कि बाबूजी बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है लाइफ में. हम बहुत गरीब परिवार से थे. एक 10 बाई 10 के कमरे में 7 भाई, एक बहन, एक बीमार मां, हम रहते थे. नहाने के लिए मैं म्यूनिसिपैलिटी के नल पर जाता था. पढ़ने के लिए रात को रेलवे स्टेशन पर पढ़ते थे जब स्कूल में थे. तो मैं उनसे कहता था बहुत दुख है, तकलीफ है. तो उन्होंने कहा देखो, ये जीवन एक भट्टी की तरह है जिसमें सोने को तपाया जाता है. अगर तुम सोना हो तो इस भट्टी में से खड़े होकर के निकल आओगे, और अगर सोना नहीं हो तो इस भट्टी में भस्म हो जाओगे. ऐसे जीवन की जरूरत क्या जो सोना ना हो. मैं चाहता हूं कि जहां भी हो वो मेरी बात को सुने, और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पापा मैं सोना निकला. थैंक यू.